नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस निवेदन के साथ कि यदि अभी तक आपने चैनल को किन्हीं कारणों से सब्सक्राइब करने में चूक की है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए नोटिफिकेशन के साथ, तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि वीडियोज अपलोड होने के तुरंत बाद आप तक पहुंच जाए। आप जानते हैं कि दिव्यांगजन के अधिकारों को सुरक्षित, संरक्षित और समान अवसर प्रदान करने के लिए समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जहां ह्यूमन राइट चार्टर भी बात करता है, वहीं यूएनसीआरपीडी के प्रकाश में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया है वो भी चर्चा करता है। आप जानते हैं कि विभेद किसी भी दशा में कहीं भी स्वीकार्य नहीं होता है। एक्ट किसी भी प्रकार के विभेद को, किसी भी प्रकार के भिन्नता को, डिस्क्रिमिनेशन को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसके लिए व्यवस्था करता है और स्टेट पर यह दायित्व डालता है कि इस तरह के विभेद किसी भी मामले में नहीं आने चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या फिर नौकरी और रोजगार का ही क्षेत्र क्यों ना हो। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद जहां एक तरफ जब सिविल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं और जब लॉ प्लीडिंग की बात करते हैं तो यह चर्चा आती है कि प्लीडिंग में विधि की बातों को लिखना आवश्यक नहीं है। वहीं जब इस तरह के मामले जाते हैं तो कुछ अथॉरिटीज हैं उनको इग्नोर करती हैं और जो एक्ट में प्रोवाइडेड है उसको कंसीडर भी नहीं करती हैं। मैं आज जो विषय लेने जा रहा हूं वो रोजगार का विषय लेने जा रहा हूं और इसलिए लेने जा रहा हूं क्योंकि हमारे एक बंधु राजस्थान अजमेर से हैं, दृष्टिबाधित हैं। कुछ हमारे मित्र हैं वो रेलवे में हैं, उन्होंने आरटीआई मूव कर दिया, तो इसलिए कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं जो उनके अगेंस्ट हो गए और डिसिप्लिनरी एक्शन की प्रोसीडिंग करने की थ्रेटनिंग करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। अब सवाल यह आता है कि क्या दिव्यांगजन को विभेदित किया जा सकता है, यानी दिव्यांगता के आधार पर क्या विभेद किया जा सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नो, नहीं है, यानी विभेद नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट होने जा रही है या अनुशासनात्मक कार्यवाही जिसका परिणाम दंड में होगा, अगर इनिशिएट हो भी जाती है, दिव्यांगजन दोषी पाए भी जाते हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता और उनको ना तो नौकरी से निकाला जा सकता है, ना सस्पेंड किया जा सकता है, ना टर्मिनेट किया जा सकता है और ना ही किसी तरह की उनको आर्थिक या और क्षति पहुंचाई जा सकती है या प्रमोशन से इनकार ही किया जा सकता है। 1995 का जो दिव्यांगजन अधिनियम है वो समाप्त हो चुका है और उसकी जगह पर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 स्थान ले चुका है। 1995 का जो कानून था उसके प्रकाश में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 47 था, धारा 47, जो ये कहता था कि दिव्यांगजन को यदि उनको नौकरी के दौरान किसी तरह की दिव्यांगता आई है तो उनको निकाला नहीं जाएगा, उनको बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो जिस पद के योग्य हैं उस पर उनको किया जाएगा और यदि ऐसा कोई पद नहीं है तो उसका वेट किया जाएगा, उनको सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। इस तरह से व्यवस्था थी। परंतु जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया, दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 आ गया, तो इसमें धारा 20 आ गई। धारा 34 जहां एक तरफ ये कहती है कि साहब इनको रिजर्वेशन रहेगा और रिजर्वेशन के प्रकाश में कुछ ऐसे संगठन हैं जिनसे दिव्यांगजन यदि कार्य करने के लिए अक्षम है तो एग्जम्प्ट किया गया है। यह 1995 के अधिनियम के अधीन भी था, जैसे सीआरपीएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इस तरह कुछ संगठन थे उनको एग्जम्प्ट किया गया था। लेकिन जो प्रोटेक्शन था वो बरकरार था। धारा 20 में तो और भी क्लियर कर दिया गया है
एनी मैटर, रोजगार के संबंध में कोई भी विषय आता है तो विभेद नहीं किया जाएगा। इस तरह से व्यवस्था आ गई है। इसी तथ्य की पुष्टि, इसी विधि की पुष्टि, इसी विधि को दिव्यांगजन के हित में एक्ट की मंशा के अनुरूप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकाश में बहुत ही संवेदनशील, परम आदरणीय, जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं, ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हेड कर रहे थे उस बेंच को, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब और ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी, इन तीनों के बेंच ने एक मामले में ऐसा ही निर्णय दिया। 17 दिसंबर का निर्णय है 2021 का। एक सीआरपीएफ का जवान होता है, वो नौकरी करते हैं, जगह जगह ट्रांसफर उनके होते रहते हैं, अपना नौकरी भी करते रहते हैं, और परिणाम यह होता है कि ओसीडी के वो शिकार हो गए। एक तरह से डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। मोटे तौर पे कहें तो ये मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आता है, मानसिक रोग जिसको कहते हैं। बात सिर्फ इतनी सी थी, तो डीआईजी होते हैं, उन्होंने कंप्लेंट किया, चार्जशीट हुई, इनकी इंक्वायरी इनिशिएट हुई, लेकिन इन्होंने कंसर्निंग हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली और ये कहा साहब हम मेंटल इलनेस के शिकार हैं, हमको डिसऑर्डर है। चूंकि उस समय 1995 के दिव्यांग अधिकार कानून था, उसके प्रकाश में धारा 47 का प्रोटेक्शन है। सिंगल बेंच ने वहां के इनकी पिटीशन अलाउ कर दिया और कहा भाई इनके फैक्ट को कंसीडर किया जाए। जो स्टेट थी डिवीजन बेंच में अपील में चली गई। डिवीजन बेंच ने जो सिंगल बेंच का डिसीजन था उसको सेट साइड करते हुए एविडेंस की स्टेज पे लाके फिक्स कर दिया केस को। रविंद्र कुमार जी जिनके खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एसएलपी में स्पेशल लीव पिटीशन में माननीय न्यायमूर्ति ने यह निर्णय देते हुए कहा कि दिव्यांगजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी, ऐसा नहीं कि जो मेंटल इलनेस के शिकार है सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोटेक्शन है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो सेक्शन 20 है, वह जो 1995 का अधिनियम धारा 47 है, उससे बहुत ज्यादा वाइडर है, बहुत ज्यादा विस्तृत है और मैंडेटरी है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। उसके प्रकाश में किसी भी प्रकार का दिव्यांगजन यदि है तो विभेदित नहीं किया जा सकता है। यानी जो सेक्शन 20 का प्रोटेक्शन है, आप इंक्वायरी कर भी रहे हैं, करिए, लेकिन उसको सस्पेंड, टर्मिनेट या इस ढंग से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, वो अपनी सीट पे बना रहेगा। रविंद्र कुमार के केस में भी यही था। उनका लगातार ट्रीटमेंट हुआ था, उनका रीअसेसमेंट भी हुआ था, वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी की श्रेणी में आते थे, और इस प्रकार से यूं कह सकते हैं कि जो सिद्धांत अस्तित्व में आया वह यह आया कि जो दिव्यांगजन हैं उनके विरुद्ध कोई भी इंक्वायरी नहीं की जा सकती है, और अगर इंक्वायरी हो रही है तो उसका रिजल्ट सस्पेंशन है, टर्मिनेशन है या और कुछ है, वह नहीं किया जा सकता है दिव्यांगता के आधार पर मात्र। हां, इस मामले में माननीय न्यायमूर्ति ने यह कहा, जरूर कहा कि जो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध इंक्वायरी चल रही है, उनको ऐसी जगह डिप्यूट किया जाए, आर्म दें या ना दें, असलहे का उपयोग करें या उनको ना करने दिया जाए, यह टोटल डिस्कशन डिपार्टमेंट का होगा। डिपार्टमेंट जैसा चाहे वैसा करे, जिस तरह से स्थिति समझे उसके मुताबिक निर्णय ले। परंतु सस्पेंशन, टर्मिनेशन, प्रमोशन या जो और भी बेनिफिट्स होते हैं सामान्य जन को, उससे उनको मात्र इस आधार पर कि वो दिव्यांग हो गए हैं, इस योग्य नहीं रह गए हैं, उनको नहीं हटाया जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि क्या इस सिद्धांत का अनुपालन जो अन्य संवैधानिक संस्थाएं हैं या अन्य विभाग हैं वो करेंगे? निश्चित रूप से उनको करना ही पड़ेगा,
चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सिद्धांत स्थापित किया है वह अपने में वास्तव में काबिले तारीफ है। चूंकि यूएनसीआरपीडी का आर्टिकल 5 भी यही कहता है, अगर जैसा कि सीआरपीएफ ने इस केस में कहा था कि नहीं हम तो एग्जेम्प्टेड हैं, तो अगर वो एग्जेम्प्टेड है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो धारा 34 है उसमें रिजर्वेशन से एग्जेम्प्टेड है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अगर कोई डिसेबिलिटी ड्यूरिंग जॉब होती है और कुछ होता है तो आरपीडब्ल्यू एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। सेक्शन 20 प्रोटेक्ट करेगा उसको। और मान लीजिए यदि कोई उनका स्टैंडिंग ऑर्डर है तो क्या वह उस यूएनसीआरपीडी को जिसका भारत हस्ताक्षर करता है ओवरराइड करेगा? चूंकि बड़ी सीधी सी बात है, जब भी ढंग से कोई स्थिति आएगी तो चूंकि भारत ने हस्ताक्षर किए हैं उस ट्रीटी पर और वह ट्रीटी यहां पर लागू है तो ट्रीटी प्रिवेल करेगी, ना कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग ऑर्डर। और भारतीय संविधान का भी आर्टिकल 14 भी यही कहता है कि समानता का अधिकार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे दो दिव्यांगजन बंधु ने हमसे फोन पर भी चर्चा किया था, उनको दिव्यांगता के आधार पर नौकरी में विभेदित करके ना तो नौकरी से निकाला जा सकता है, ना ही सस्पेंड किया जा सकता है, और ना ही उनकी दिव्यांगता के आधार पर उनको टार्चर ही किया जा सकता है। यह डिस्क्रिमिनेशन है और डिस्क्रिमिनेशन क्षम्य नहीं है। एक तरह से यह ऑफेंस भी है जो इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है। अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को बहुत सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करें तो हमारे जो दिव्यांगजन बंधु हैं उनको माननीय उच्चतम न्यायालय के परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति श्री डीवाई चंद्रचूड़ साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। वास्तव में अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखना है तो ऐसे ही न्यायमूर्ति की आवश्यकता हमारे देश को है। ऐसे ही न्यायमूर्ति वास्तव में हमारे देश के दिव्यांगजनों की जो उपयोगिता है वह राष्ट्र के हित में, राष्ट्र को समुन्नत करने के लिए इस तरह के निर्णयों को देते हुए, समावेशी भारत का निर्माण करते हुए कुछ अच्छा सोच सकते हैं। इसी सिद्धांत का अनुपालन करते हुए वो चाहे बार काउंसिल हो या और कहीं भी हो, उन सब को सोचना पड़ेगा कि क्या दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता के आधार पर उनको भी डिसिप्लिनरी एक्शन के जरिए उनके प्रोफेशन को सस्पेंड और टर्मिनेट कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जब कभी भी यह विषय माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष जाएगा तो निश्चित रूप से इसको देखेंगे। आज की बात यहीं तक, इस निवेदन के साथ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।